नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। इसके पहले कि मैं आज का वाकया आपको बताऊं, आज दोपहर में किस्सा गोई परिवार के एक बहुत ही पुराने परिवार के सदस्य, बहुत ही एक्टिव सदस्य श्री मयंक उपाध्याय जी के शादी का कार्ड दोपहर में मिला। चिरंजीव मयंक का विवाह 22 जनवरी को आगरा में होगा। उनका विवाह सौभाग्यकांक्षिणी प्रिया के साथ होना निश्चित हुआ है, ऐसा मुझे कार्ड से ही पता लगा। चिरंजीव मयंक ने मुझे निमंत्रित किया इस विवाह समारोह में उपस्थित रहने के लिए। बहुत खुशी हुई और मैं पूरे किस्सा गोई परिवार की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों का यह पवित्र रिश्ता शुभ और मंगलमय हो और आप दोनों आजीवन खुश रहें, संपन्न रहें, संपत्ति से भरे रहें। दूसरा, आज किस्सा गोई परिवार के लिए एक और विशेष दिन है। आज हम अपने सफर की 400 सीढ़ियों पर खड़े हैं। आज ये 400वां एपिसोड है। हमारा किस्सा गोई परिवार इन 400 पायदानों पर चढ़कर बहुत ऊंचाई पर आया और पूरे परिवार की क्राइम के प्रति समझ बढ़ी है। क्रिमिनल मेंटलिटी को समझने की शक्ति बढ़ी है। अपराध से बचाव की सतर्कता बढ़ी है। समाज के उन 4 लोगों को फेस करने की ताकत बढ़ी है। 30 सालों में अपराध ने जो अपना रास्ता बदला, किस किस तरह से बदला, इसकी जानकारी बढ़ी है। पारिवारिक रिश्तों का गूढ़ रहस्य सुलझाने की उम्मीद बढ़ी है हमारे परिवार को। नाजुक और पवित्र रिश्तों में ऊंच नीच समझने का ज्ञान बढ़ा है। अपने छोटे बच्चों और बच्चियों को समाज के गिद्धों से बचाने का तरीका विकसित करने की आदत बढ़ी है हमारे परिवार के सदस्यों में। अपराध से कानूनी लड़ाई का ज्ञान भी बढ़ा है। संगठित अपराध से लड़ने की क्षमता भी बढ़ी है। मैं ऐसा इसलिए दावे से कह रहा हूं कि इन सभी विषयों पर जब जब मैंने अपराध के बारे में आपको बताया है, आपकी टिप्पणियां आई हैं। बहुत घनघोर, गंभीर और समझने की शक्ति वाली टिप्पणियां आई हैं और आपके सुझावों से और आपकी इन टिप्पणियों से मेरा भी हौसला बढ़ा है और इसीलिए मैं दावे के साथ ये बातें कह रहा हूँ जो मैंने अभी अपने परिवार की क्षमता के बारे में बताया। मील के इन 400 पत्थरों में मैंने हर दौर, हर समय, हर कालखंड, हर तरीके के अपराध और हर किस्म के अपराधियों को घटनाओं के माध्यम से आपसे रूबरू कराने की कोशिश की है। आपकी अपराध और अपराधियों की मानसिकता के बारे में बढ़ती समझ से मेरा भी हौसला बहुत बढ़ा है। इतने लंबे समय और इतनी प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद किस्सा गोई परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। इस प्रकार के किसी भी घटना की सूचना हमारे परिवार के किसी सदस्य ने आज तक नहीं दी है कि ऐसा जानने के बाद भी उनके साथ ये घटना हो गई हो। जबकि 50 ऐसे दृष्टांत कमेंट्स में उद्धृत किए गए हैं जिनसे घटनाओं को होने से पहले या घटनाओं के अनावरण में सहायता मिली, पुलिस को हेल्प मिली। सूरत की घटना इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें हमारे एक सुधी श्रोता, विशेष सदस्य, रेगुलर सदस्य, उन्होंने उस ज़माने में जब बावरिया गिरोहों के बारे में मैंने कई घटनाएं बताई थी,
जानकारियों के आधार पर एक बावरियों का डेरा लोकेट कर लिया था। थाने पर इसकी सूचना दी थी। पूरा गैंग थाने पर आया, अपराध भी खुले और आगे होने वाले अपराध से रोका जा सका। दूसरी घटना जिसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अपने भारतीय टीम के अब जिन्होंने संन्यास लिया है क्रिकेट से, सुरेश रैना जी आईपीएल के लिए बाहर गए थे। पंजाब में उनके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ बावरिया गिरोहों ने उन पर वहाँ हमला कर दिया। उनके रिश्तेदार की हत्या भी हुई और काफ़ी सामान लूट कर चले गए। हमारे एक बहुत प्रिय भाई की तरह श्री अजीत सिंह हैं, वो भी क्राइम की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और वो भी अपना एक क्राइम पर चैनल चलाते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम पर। बहुत अच्छा लिखते हैं, शुरुआती दिनों से ही मेरे संपर्क में हैं। जब सुरेश रैना के लिए ये घटना हुई, के साथ ये घटना हुई पंजाब में, तो उन्होंने किस्सा गोई के पार्ट 41, 52 और 77 में 77 में मैंने बावरिया गिरोहों या इस तरह के क्राइम के बारे में जो जानकारी दी थी वो उन्होंने अपने आप पठानकोट पुलिस को भेज दी और ये बताया कि आप इसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं कृपा करके इनको भी देख लें। और इसी आधार पर उस समय के एसएसपी पठानकोट श्री गुलनीत सिंह खुराना ने श्री अजीत सिंह से संपर्क किया। श्री अजीत दद्दा से उन्होंने मेरा नंबर लिया और उन्होंने और उनकी टीम ने पूरी मेहनत करके उसमें जितनी जगह, जितने इनके डेरे, जितने इनके रुकने के स्थान, जितने इनके अड्डे, उन सब का परिशीलन किया और फाइनली पूरे गैंग को कन्नौज से गिरफ्तार किया, लूटा हुआ सारा माल बरामद किया। बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जहाँ निकलने का कोई, उन्होंने मुझे वहाँ पर भी बीड़ियों के बंडल के टुकड़ों की फ़ोटो भेजी थी और उस तरह की 2 और घटनाएं आसपास के ज़िलों में हुई थी, उसकी भी सूचना एसएसपी श्री खुराना ने भेजी थी। मैं उस समय डीआईजी रेंज बरेली था। श्री गुलनीत सिंह खुराना ने केस खुलने के बाद फ़ोन करके मुझे किस्सा गोई से हुई जानकारी के लिए धन्यवाद भी दिया था। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो अलग अलग एपिसोड्स के कमेंट में आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आप ज़रूर पढ़िए। और इसीलिए मैं दावे से इस बात को शुरुआत में कह रहा था कि अपराध और अपराधियों को समझने की शक्ति हमारे परिवार के लोगों में, हमारे जो रेगुलर सुनने वाले हैं, रेगुलर हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी ये शक्ति बढ़ी है और वो दृढ़ता से अपराधों का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। मैं अपने सभी किस्सा गोई परिवार के सदस्यों और उनके जानने वालों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज ये बात कहने का मौका भी है और दस्तूर भी है। एक शंका का समाधान मैं आज कर दूं कि लगभग हर एपिसोड में किसी ना किसी ने ये कमेंट किया है कि कृपया किस्सा गोई को बंद मत करिएगा या कृपया किस्सा गोई को बंद न करें। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जब अपराध कभी नहीं बंद हो सकता, यानी ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आदिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलेगा, तो मैं किस्सा गोई को कैसे बंद कर दूंगा। जब अपराध ही नहीं बंद हो सकता तो अपराध के बारे में आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। जो शुरुआत मैंने की है मैं उसे अनवरत जारी रखूंगा, क्योंकि अपराध के बारे में सिर्फ एक ही बात सही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अपराध की जो ये कथा है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है और इसलिए जब तक मेरी सामर्थ्य है मैं ये किस्सा गोई चलाता रहूँगा, ताकि आप क्राइम और क्रिमिनल्स के मेंटलिटी के बारे में अवगत होते रहें। अब आज का वाकया।
आज का वाकया है, तारीख थी 8 जनवरी 1997। जनपद है बाराबंकी। मैं बाराबंकी के बारे में कुछ ज़्यादा आपको इसलिए भी बताता हूँ कि ठीक बगल का जनपद है, सिर्फ लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी है, और मैं वहाँ एडिशनल एसपी बहुत लंबे समय तक रहा भी हूँ। लखनऊ के बाद एसपी सिटी लखनऊ के बाद थाना है वहाँ पर एक मवई, जो कई बार कभी फैज़ाबाद में गया, कभी बाराबंकी में रहा, कभी फैज़ाबाद में गया, कभी बाराबंकी में रहा। उस समय ये बाराबंकी में था। आज की स्थिति मुझे नहीं पता कि मवई फैज़ाबाद यानी अयोध्या ज़िले में है या बाराबंकी में ही है। ग्राम प्रधान ने 11 बजे दिन में आके थानाध्यक्ष मवई को बताया कि हमारे गांव की एक निःसंतान अति वृद्ध दंपत्ति की उसके घर में हत्या हो गई है। दोनों लाशें उनके घर में पड़ी हुई हैं। थानाध्यक्ष को जब इस डबल मर्डर की सूचना मिली तो वो भाग के गांव बरौली पहुंचे। उन्होंने देखा कि 3 कमरों के एक कच्चे मकान में वृद्ध दंपत्ति की लाश पड़ी हुई थी। देखने से ही लग रहा था कि उनकी गला दबाकर, दोनों की गला दबाकर हत्या की गई है। पर अजीब बात यह देखी गई कि पूरे घर में जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, कहीं 1 फीट के, कहीं 1.5 फीट के, जमीन में भी और दीवारों में भी। 70 वर्षीय रामनाथ यादव और उनकी पत्नी जहां सोए हुए थे, जो घटनास्थल देखने से लग रहा था कि ये इनके सोने की जगह ये है, वहां से उनको हटाकर, यानी उनके शवों को हटाकर, उनके नीचे भी कई जगह 3-3, 4-4 गड्ढे खोदे गए थे। खैर, लाश का पंचायतनामा हुआ और पोस्टमार्टम के लिए उसको बाराबंकी जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ हो गया कि दोनों की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने मौका देखने के बाद यह अंदाज लगाया कि चूंकि वृद्ध दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी और जीविकोपार्जन के लिए इनके पास पर्याप्त खेती बाड़ी की जमीन भी थी, तो ये इतने सालों में इन्होंने जो कुछ पैसा बचाया होगा या कुछ अगर गहना खरीदा होगा तो वो गाड़ के ही रखे होंगे। उस जमाने में यही एक तरीका था। जो बहुत बड़े काश्तकार थे, बड़े किसान थे, बड़ी बड़ी जिनकी हवेलियां थीं, कच्ची ही सही लेकिन बड़े जिनके मकान थे, वो बाजार से तिजोरियां खरीद कर लाते थे। छोटी तिजोरी, लेकिन वजन उसका 1 कुंटल 2 कुंटल, ताकि जल्दी उसे खिसकाया न जा सके। उसमें घर की औरतों का गहना और नगद पैसा रख के उसे या तो जमीन में गाड़ दिया जाता था या दीवार में जगह बना के उसमें गाड़ के ऊपर उसकी लिपाई पुताई कर दी जाती थी, ताकि बाहर से ये न पता लगे कि यहाँ पर कुछ गाड़ा हुआ है। जब भी डकैतियां पड़ती थीं तो डकैत इसी जगह के बारे में पूछते थे, सामान कहाँ गाड़ा है, गहना कहाँ गाड़ा है, और इसी चक्कर में कई कई हत्याएं डकैत करते थे। पुलिस को भी यही आशंका हो गई कि इन लोगों ने भी अपना पैसा या गहना कहीं गाड़ा होगा और चोर उसको ले गए। पर एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि वृद्ध महिला के कान में और नाक में जो छोटे छोटे स्वर्ण के आभूषण होते हैं वो भी नोचे गए थे। चांदी की एक करधनी, जो कमर में पहने जाने वाला आभूषण होता है, वो भी नोच कर निकाला गया था। इतनी जगह गड्ढा खोदने के बाद माना गया कि इनको पैसा मिल गया, फिर ये छोटी छोटी चीजें निकालने की, तोड़ने की, कान नोचने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था। मौके पर बीड़ी के कुछ टुकड़े और बीड़ी के बंडल के रैपर भी मिल गए। थानाध्यक्ष के साथ जो उनके हमराह थे, उन्होंने उस बीड़ी के टुकड़े और रैपर को एक प्लास्टिक की पन्नी में रख के गाड़ी में रख लिया और अपने साथ थाने पर ले गए।
मुखबिरों से पूछा जाने लगा, उस जमाने में मुखबिर ही साधन थे क्राइम खोलने के। पेड मुखबिर भी उस समय हुआ करते थे। एसएस मनी, एक सीक्रेट सर्विस मनी, एक फंड होता था जो जिले के कप्तान को, जिले के एसपी को दिया जाता था। अच्छा पैसा होता था कि वो उसको मुखबिरों पर खर्च करे, अपने जेब से न लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो थानों को दे दिया करते थे, खासकर रिमोट के थानों पर जहां ज़्यादा क्राइम होता था और मुखबिर बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती थी। तो मुखबिरों को बुलाया गया, उनको लगाया गया। अगले दिन मुखबिर ने एक जरूरी सूचना दी। उसने कहा, गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक जंगली बाग है, जंगल का बाग, बड़ा बाग, नेचुरल बाग जिसे कहते हैं। उसमें पिछले 1 हफ्ते से जुए की फड़ लगती थी। घटना वाले दिन के बाद से वो फड़ नहीं लग रही है, यानी जुआरी वहां पर खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं। मुखबिर ने यह भी बताया कि साहब शाम को खाना वाना खा के 7-8 बजे ये जुआरी आते थे, पूरी रात जुआ चलता था और 4 बजे ये जुआ खत्म करके जाते थे। चूंकि 4 बजे वो यहां से सब निकले होंगे, संख्या उनकी ज्यादा हुआ करती थी, हो सकता है वो लोग आने जाने वालों पे किसी पर नजर पड़ी हो और शायद उन लोगों से कोई लीड मिल सके कि ये हत्या किसने की है। थानाध्यक्ष फौरन उस बाग पर पहुंचे। घने जंगल के बीच में एक गड्ढानुमा जगह थी जिससे अच्छी तरह से नीचे साफ किया गया था। इसमें 15-20 लोगों के रुकने का या बैठने का की जगह थी। इसमें पानी और शराब पीने के लिए कुल्हड़ और 2 बड़े बड़े मटके जमीन में आधा गाड़ के रखे हुए थे और भोला छाप जाफरानी जर्दे के खाली डिब्बों में जो डिबरी बनाई जाती है, डिबरियां जो रोशनी के लिए बनाया जाता है, बीच में ढक्कन में बीच में होल कर दीजिए, उसमें कोई कपड़े को अच्छे से उसकी बत्ती बना लीजिए, उसे लगा दीजिए, डिब्बे में मिट्टी का तेल डाल दीजिए और रख दीजिए। जब तक मिट्टी का तेल है तब तक वो डिबरी जलेगी। तो भोला छाप जाफरानी पत्ती या जर्दा जिसे कहते हैं, उसके डिब्बों में 3-4 डिब्बे वहाँ मिले जिनमें किसी किसी में मिट्टी का तेल बचा हुआ था। कहने का मतलब ये कि रात भर के लिए रोशनी, शराब और खाने के इंतजाम से वहाँ जुआ होता था। ऐसा जगह को देखने में ही साफ साफ पता लग गया। ढेर सारी बीड़ियों के, पी हुई बीड़ियों के टुकड़े और उनके रैपर भी वहाँ पड़े हुए थे। किसी सिपाही की निगाह गई कि साहब रैपर तो ये वही हैं जो हत्या वाले घर में मिले थे। उनको फौरन इकट्ठा किया गया, उनको भी पॉलीथीन में रखा गया, थाने ले जाके उसका मिलान किया गया। तो वही रैपर निकले जो रैपर हत्या वाले घर के भीतर मिले थे। आप जानते हैं कि जो सिगरेट पीने वाले हैं वो कभी अपने ब्रांड से कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक ऐसा ही बीड़ी पीने वालों के साथ है, वो अपने ब्रांड से कंप्रोमाइज नहीं करते, वो उसी ब्रांड की बीड़ी पिएंगे। भीड़ में या एक साथ बैठने पे अगर बीड़ी एक दूसरे को ऑफर भी की जाती है तो सामान्य रूप से मना करके अपनी ही बीड़ी निकाल कर पीते हैं। थानाध्यक्ष को समझ में आ गया कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाल में काला इसी बीड़ी की बंडल में है। उसने फौरन उस आदमी को बुलवाया जो वहाँ पर जुए की फड़ लगवाता था, यानी जुए का अड्डा चलवाता था। फड़ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जुए की फड़ कौन चलाता है और कौन उसकी नाल निकालता है। नाल जो है वो जुए की फड़ पे या अड्डे पे आने की फीस आप कह सकते हैं। जितना बड़ा जुआ होगा उतनी बड़ी उसकी कमीशन, उसका परसेंटेज, उसका नाल होगा जो फड़ चलाने वाला या अड्डा चलाने वाला ही वसूलता है। अब समझने की बात यह है कि थानाध्यक्ष ने उसी एक आदमी को क्यों बुलाया, और इसलिए बुलाया कि उस फड़ पे यानी उस अड्डे पे
कौन कौन जुआ खेलने पिछले 7 दिनों में आया है। वो इसलिए बुलाया कि मेरे तजुर्बे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पुलिस के भ्रष्टाचार की 3 विधाएं ऐसी हैं जो बिना पुलिस की परमिशन के चल ही नहीं सकती। पहला, जुए का अड्डा। दूसरा, देह व्यापार का अड्डा। तीसरा, अवैध शराब के डिस्टिलेशन का अड्डा या बेचे जाने का अड्डा। वैसे तो पुलिस के भ्रष्टाचार के तमाम तरीके हैं और तरह तरह के आरोप लगते हैं। आप भी कमेंट में लिखा करते हैं, कभी कभी बहुत ही हार्श कमेंट भी पुलिस के बारे में आप लिखते हैं। लेकिन ये 3 इल्लीगल काम ऐसे हैं जिसमें पहले पुलिस से परमिशन लेकर, यानी परमिशन की फीस लेकर, आप समझ गए होंगे परमिशन की फीस का मेरा क्या आशय होगा, इल्लीगल मनी लेकर तब यह काम शुरू किया जाता है। इन तीनों केसेस में ऐसा संभव नहीं है कि किसी थाना क्षेत्र में कहीं जुए का अड्डा चल रहा हो और थानाध्यक्ष को न पता हो, कहीं अवैध शराब निकाली जा रही हो और थानाध्यक्ष को न पता हो, कहीं वेश्यावृत्ति का कोई अड्डा चल रहा हो और थानाध्यक्ष को न पता हो। संभव ही नहीं है। इसीलिए मैंने अपने कैरियर में और जो भी वेल मीनिंग ऑफिसर्स जिलों में रहे हैं, जब भी दूसरी किसी एजेंसी से रेड करने पर जिस थाना क्षेत्र में इन 3 में से कोई भी अड्डा पकड़ा जाता था, थानाध्यक्ष के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाती थी। फड़ चलाने वाले ने फौरन सारे नाम बता दिए कि 7 दिनों में कौन कौन आया था। बिना हिचक के, बिना याद किए एक जुबान में सारे नाम बता दिए गए। सारे लोग उठाए गए, सब उठ के थाने पर आ गए। सबसे अलग अलग पूछताछ हुई, मामला खुल गया। कुल 5 लोग ऐसे थे जो उस हत्याकांड में शामिल थे। कारण उसका यह था कि 3 उसमें नौसिखिए जुआड़ी थे जो घरों से पैसा चुराकर या किसी दोस्त यार से उधार मांगकर या किसी और से किसी दूसरे बहाने से उधार मांगकर उस दिन जुए में गए थे। उनको अपने पे गुमान था कि जब मैं दांव लगाऊंगा तो जीतूंगा। 3-4 घंटे में 3 के पास, उनमें से 5 में से 3 के पास 1 पैसा नहीं बचा। वो सब जुए में हार गए। उन्होंने जुआ खेलने वालों से, जुआ खेलने में ये ईमानदारी बहुत है, उधार लेने देने का काम चलता है, प्रॉक्सी दांव लगाने का भी काम चलता है। लेकिन समहाउ चूंकि उन 3 के पास सब कुछ खत्म हो गया और कोई भी उनको वहां पर उधार देने को तैयार नहीं हुआ, तो वो 3 और बाकी और 2 जिनके पास जिनको उन्हें फड़ से हटाना था, फड़ चलाने वालों ने उन 5 को नमस्कार कह दिया कि अब आप लोगों का काम नहीं है, आप जा सकते हैं। 5 वहां से निकले। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि अब सुबह जाके घर में क्या क्या जवाब देना होगा। कोई रखा हुआ पैसा माँ का या पिता का उठा लाया था, कोई गांव के बनिए से उधार ले आया था। बोले भी कल ही आफत हो जाएगी, उधार देने वाला पैसा मांगने आएगा या घर में कोई पूछेगा कि पैसा रखा था कहाँ गया, तो कल से आफत हो जाएगी। उन्हीं 5 में से एक ने सुझाया कि यहीं पर रामनाथ यादव का मकान है। उसकी आम शोहरत यह है कि वो बड़ा कंजूस है, पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करता और कमाया हुआ सारा पैसा घर में कहीं गाड़ कर रखता है। ये आम शोहरत थी। 5 उसके घर में घुस गए और उसका और उसकी पत्नी का गला दबा दबा कर ये पूछने लगे कि पैसा कहाँ गाड़ा है। थोड़ी देर में रामनाथ ने कहा कि चाहे मार डालो, मैं ये नहीं बताऊंगा पैसा गाड़ा कहाँ है। ये लोग उसको गला दबा दबा कर डराते रहे। वो यही कहता रहा कि कभी नहीं बताऊंगा। और फिर एक बार ज्यादा गला दब गया और वो मर गया, ऐसा उन अपराधियों ने बताया।
जब वो मर गया तो उसकी पत्नी और डर गई। पत्नी से कहा गया कि जैसे ये मरा है तुम भी मर जाओगी, बता दो नहीं छोड़ देंगे। पत्नी ने कई बार, रामनाथ ने भी कई बार उल्टी सीधी जगहें बताई। इन पांचों ने खोदा, वहां कुछ नहीं निकला, और उसी गुस्से में वो ज्यादा देर तक दबा दिया और मर गया रामनाथ। उसकी चूंकि आसी पास से उसकी भी बात उसने सुन रखी थी, रामनाथ की पत्नी ने फिर दो चार उल्टी सीधी जगहें बता दी। इन पांचों ने उसे खोदा, कुछ नहीं मिला। फिर जैसे उसको लगा कि जैसे इसको मारा है हमें भी मार देंगे, फिर उसने जहां वो सोती थी अपनी खाट के नीचे की एक जगह बताई, जहां खोदने पे एक एल्युमिनियम की डेगची या बटलोई जिसे कहते हैं, उसमें करीब 8,000 रुपये मुड़े तुड़े नोट जितना मिलता गया उसमें दबाते गए। उसमें पैसा, पैसे के ऊपर एक पुराना तवा, तवे के ऊपर मिट्टी। 8,000 रुपये उन लोगों ने वहीं गिन भी लिए और कहा कि 2-3 हजार की कमी है, सब लोगों का पैसा वसूल हो जाएगा, कल किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। फिर इनकी निगाह गई कि उसने सोने के, कान के और नाक के आभूषण पहने हैं, कमर में एक करधनी पुरानी मैली कुचैली चांदी की हो जाती है, काली हो जाती है, वो पहन रखी है। वो सब नोच लिए, नोच के अपने घर चले गए। नोचने के बाद उसमें से किसी ने कहा कि देखो ये पहचान तो गई हम लोगों को। किसी का नाम लेके बुजुर्ग महिला ने नाम लिया था कि ऐसा काहे कर रहे हो, नाम लेके कहा था। उन्होंने कहा इसको मार दो, नहीं तो सवेरे ये सब पुलिस को बता देगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सब ने मिलकर वृद्धा को भी मार दिया। पांचों अपराधियों को निसंतान बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या में जेल भेज दिया गया और लूटा हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया, पैसा और सामान। आज की घटना, वृद्ध दंपति निसंतान तो थे ही, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर लाचार से भी हो गए थे। शायद इसीलिए उन दोनों का यही हाल हुआ। ऐसी स्थिति में जब उम्र साथ देना बंद करने लगे तो देखभाल के लिए किसी न किसी का रहना या रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो भाई के लड़के हों, रामनाथ के भाई भी थे और भाई के लड़के भी थे, चाहे बहन के बच्चे हों, बच्चियां हों, या कोई ऐसा आदमी हो जिस पे यकीन हो कि ये हमारी सेवा करेगा। और मृतक रामनाथ के पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी, तो कोई भी उस जमीन की लालच में उसकी सेवा करता जरूर, उसकी वृद्धावस्था में, उसकी लाचारी में। पर गांव के लोग बताते हैं कि वो इसी डर से किसी को अपने पास नहीं रखता था कि जिस किसी को अपने पास रखूंगा सेवा के लिए, थोड़ा सा और बुजुर्ग हो जाऊंगा तो वो जबरदस्ती हमसे जमीन लिखा लेगा और जमीन लिखाने के तुरंत बाद दोनों को मार देगा। इसलिए उसने कभी, शुरुआत में बताया गया कि उसने किसी भांजे को रखा था और उसको 4-6 महीने बाद ही भगा दिया। फिर किसी और को रखा था, उसको भी 2 महीने बाद भगा दिया। तो उसे ये शंका थी कि जो कोई भी रहेगा वो किसी भी समय जमीन लिखवा लेगा और लिखवाने के तुरंत बाद मेरी हत्या कर देगा, क्योंकि ऐसे दृष्टांत बहुत ढेर सारे हैं, पास पड़ोस में बहुत ढेर सारे हैं। इसलिए वो दोनों डरते थे। मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह कोई निसंतान दंपति या व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव पर हो तो किसी अच्छे वकील से उनको समझा बुझाकर उनकी वसीयत करवा दीजिए। वसीयत में यही होता है कि साहब मेरी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, जब तक मैं जीवित हूँ इसका मालिकाना हक मेरे पास है, और मेरे मरने के बाद फलां फलां को इसका मालिकाना हक होगा, वो इसके जिम्मेदार भी होंगे और इसके स्वामी भी होंगे। और आजकल तो उसमें एक नया क्लॉज भी जोड़ा जाता है। बहुत ढेर सारे एडवोकेट्स हमारे किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं
एक उसमें और क्लॉज ऐड किया जाता है कि ये तभी वसीयत या विल तभी मानी जाएगी जब ये डेथ्स नेचुरल हो, सामान्य प्रक्रिया में हो, इनकी हत्या न की गई हो, कि वसीयत का पता जैसे ही लगे वैसे हत्या करके और फिर वो लोग स्वामी बन जाएं जिनके नाम वसीयत की गई है। तो ये है कि वो नेचुरल डेथ होगी तभी वो वारिस होंगे। ऐसी स्थिति में जो वसीयत में नामित व्यक्ति है वो पूरी सावधानी से और पूरी मेहनत से उन लोगों की सेवा करेगा और वो खुद भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वृद्ध को या वृद्धा को या दंपति को कोई नुकसान हो, और कोई दूसरा ऐसा करना चाहेगा तो उससे भी उनको बचाएगा। वो जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। और आजकल ये होता है, जो मैंने बताया कि ऐड किया गया है, कि अगर कोई क्राइम से इनकी डेथ होती है तो ये पूरी संपत्ति सरकार में समाहित कर दी जाएगी। लेखपाल उसको ग्राम समाज की ज़मीन डिक्लेयर कर देंगे और फिर जैसे पट्टे होते हैं ग्राम समाज की ज़मीनों के वैसे कर दिए जाएंगे। आप इसी तरह ऐसे वृद्ध लोगों की जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है, उनकी मदद कर सकते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। ज़रूर मुझे ईमेल करके अपने सुझाव या अपनी टिप्पणी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि जो ज़रूरी कमेंट हैं, जो अच्छे कमेंट, अच्छे का मतलब जो जिनमें ज़्यादा जानकारी है या कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति है, मैं उनका जवाब भी देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।